हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें फैमिली, मैरिज, किनशिप जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है, वर्क क्या होता है एंड व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर। ये सारी चीजें हमने देखी थी। वहां पर हमने देखा था कि वर्क क्या है, चाहे पेड हो या अनपेड हो, जहां पर आपके मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट्स लग रहे हैं एंड आप नीड्स, बेसिक नीड्स जो हैं सोसाइटी की, उनको सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं। दैट कैन बी डिफाइंड एज वर्क। ये चीज हमने पहले समझ ली थी। एंड हमने देखा था कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क कैसे थे। पहले जो प्री मॉडर्न सोसाइटीज होती थी वहां पर जनरली वर्क क्या होता था, एग्रीकल्चर वर्क हो गया, फार्मिंग वर्क हो गया, ये होता था। एंड देन जब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आए तो वर्क का जो एक पूरा डायमेंशन है वो कैसे चेंज हुआ, वो चीज हमने वहां पर डिस्कस करी थी। इसके अलावा हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर हुआ एंड इंडिया में इन सारी चीजों का क्या इम्पेक्ट पड़ा, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे कैसे चेंज हुआ, ये हमने देखा था। लेकिन जनरली हमने क्या चीजें डिस्कस करी थी कि व्हाट इज वर्क एंड वर्क लाइफ किस तरीके से चेंज हुई, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके से चेंज हुई, पहले लोग क्या करते थे, देन जनरली एकदम से किस चीज पर वो लोग जो है ट्रांसफॉर्म हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस करी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क टोटली कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। देखो, हमने ये चीज तो देखी थी कि प्री मॉडर्न सोसाइटीज में वर्क कैसे होता था, फिर हमने देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में वर्क कैसे होता। अब ये जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में, मतलब जो मॉडर्न सोसाइटी में जो वर्क हो रहा था, तो ये वर्क किस तरीके से ट्रांसफॉर्म होता गया ईयर बाय ईयर। ठीक है, ये चीज अपन आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वर डिवाइडेड इनटू सिंपल ऑपरेशंस that were precisely timed, organized and monitored। देखो क्या होता था, अपन ने देखा था कि इंडस्ट्रियल वर्क होता था, इंडस्ट्री सेटअप हो चुकी थी, फैक्ट्रीज थी ढेर सारी, उसमें वर्कर्स काम करते थे और काम जो है सारा मशीन्स के थ्रू हो चुका था। मतलब लेबर चाहिए था लेकिन जो मेन बड़े बड़े काम होते थे वो सारे मशीन्स के थ्रू होने लगे थे। वर्क इजी हो गया था, है ना। पहले यानी कि हमारा लेबर बहुत ज्यादा होता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। फिर क्या हुआ, मशीन्स आ गई तो इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता था और जो मास प्रोडक्शन हमको चाहिए था, ढेर सारा प्रोडक्शन हमको चाहिए था इकोनॉमी में, वो चीज भी इजीली होने लगी थी। फिर हमने धीरे धीरे क्या किया, हमने जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस था, यानी कि इंडस्ट्री में जैसे भी काम होता था, जो भी प्रोसेस था, जो भी सिस्टम था जिसके थ्रू वर्क पूरा होता था, हमने उस प्रोसेस को डिवाइड कर दिया। हमने उस पूरे काम के प्रोसेस को डिवाइड कर दिया सिंपल ऑपरेशंस, यानी छोटे छोटे टास्क में, सिंपल टास्क में। ठीक है, हमने क्या करा, जैसे मान लो ये एक पूरा वर्क होता है, ठीक है, ये एक पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, जस्ट सपोज। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस पूरे प्रोसेस को हमने ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सिंपल कर दिया। हमने काम को सिंपल कर दिया। जहां पर देखो, हमने पहली चीज हमने क्या देखी थी, हमने देखा था डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि जो वर्कर्स काम करते थे हमने उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग, जो लोग जिस चीज में स्पेशलाइज्ड थे, ऐसे उनकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग हमने वर्क को डिवाइड किया था। ये हमने देखा था ना, लेबर को हमने डिवाइड किया था कि कोई कुछ काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, फिर वो कोई कुछ काम कर रहा है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है। अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर वर्क को डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर में लेबर को डिवाइड किया था, यहाँ पे वर्क को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे यूनिट्स में। ठीक है, सिंपल प्रोसेसेस में, कि एक वर्क यहाँ पे होता है, एक वर्क यहाँ पे होता है, एक वर्क यहाँ पे होता है, ऐसे करके हमने छोटे छोटे सिंपल प्रोसेसेस में वर्क को डिवाइड कर दिया। वर्क को डिवाइड करने से क्या हुआ, कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे, कुछ लोग कुछ काम कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, काम जो हो रहा था, जो वर्क हो रहा था, वो टाइम पे हो रहा था। पहली चीज तो ये थी, ज्यादा टाइम हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा था, क्योंकि एक ही इंसान अगर एक ही काम करेगा, ठीक है, अगर एक ही इंसान एक सारा काम कर लेगा तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे देखो, एक पूरी बुक है,
ठीक है, उस पूरी बुक को आप रीड करोगे मान लो, तो आपको कितना टाइम लगेगा, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी, आपको लगेगा अरे यार ये सारा कुछ तो ऐसे मिक्सड अप हो रहा है ना। तो क्या करते हैं अपन बुक को चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर चैप्टर्स को भी अपन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपको इजीली चीजें समझ में आती है। जब अपन वर्क को डिवाइड कर देते हैं तो वर्क क्या होता है, पहली चीज तो टाइम पे होता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है वर्क, है ना, कि हमको ये काम ऐसे करना है, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। ठीक है, काम जो है वो मॉनिटर होता है। ठीक है, कितना काम कैसे हो रहा है ये मॉनिटर हो पाता है, इसको कोई एक जन देख पाता है। ठीक है, और वो कौन है जो देखता है काम को, मैनेजर, जो फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में होता है। ठीक है, अपन ने प्रीवियस वीडियो में ये चीज पढ़ी थी। देन मास प्रोडक्शन डिमांड्स मास मार्केट्स। अब क्या हो रहा था, अपन ने काम को जो है डिवाइड कर दिया। काम को डिवाइड करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि हमको चाहिए, हमको क्या, मास प्रोडक्शन हम कर रहे थे। ठीक है, हम प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अब जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, ठीक है, जब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था, क्योंकि अब तो देखो, अब तो कोई लिमिट ही नहीं थी प्रोडक्शन पे, बड़ी बड़ी मशीन्स आ चुकी थी हमारे पास में, सारे इक्विपमेंट्स थे, सब कुछ था, तो प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा होता था। लेकिन अब उस प्रोडक्शन के लिए हमको मार्केट भी तो चाहिए, है ना। प्रोडक्शन हम कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन को, जो भी हमारे पास प्रोड्यूस है, उसको कंज्यूम करने वाला हो। कंज्यूम करने वाला हो तो मतलब कि डिमांड भी होनी चाहिए ना। अगर हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी डिमांड ही नहीं है तो उसको प्रोड्यूस करने का क्या मतलब। तो इसीलिए हमको मास मार्केट की भी जरूरत थी, बहुत बड़ा मार्केट हो, बहुत सारे कंज्यूमर्स हो, उनकी डिमांड्स हो, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करें। तो इसीलिए ये वर्क का एक जो डायमेंशन हमने देखा कि इसको जो है डिवाइड कर दिया गया था, है ना। जो टास्क थे उनको डिफरेंट उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था ताकि वो इजीली एंड टाइमली हो। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वर्क का। और क्या हुआ, मॉडल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नीडेड एक्सपेंसिव इक्विपमेंट एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉइज थ्रू मॉनिटरिंग और सर्विलेंस सिस्टम। अब देखो क्या हो रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब मॉडर्न पीरियड चल रहा था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हो रहा था, तो इसके साथ में क्या की जरूरत थी, मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी जरूरत थी, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जरूरत थी। अब जो मशीन्स थी, देखो मशीन्स तो ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते में आ जाती थी, जैसे पहले क्या होता था, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज होती थी, तो जो है पहले, बहुत पहले के टाइम की अगर अपन बात करें तो जब मशीनीकरण नहीं हुआ था, है ना, जब मशीन्स नहीं आई थी एग्रीकल्चर में, तो लोग हाथों से ही जो है सीड्स को बो देते थे, है ना, अपने खेतों में खुद ही से कर लेते थे, या फिर गाय वगैरह होती थी तो वो क्या बांध देते थे पीछे उसमें, उसके थ्रू वो लोग जोताई, जो भी चीजें होती थी हैंड से सारी चीजें हो जाती थी, और ये एक्सपेंसिव नहीं होती थी, है ना, सस्ते में काम निपट जाता था। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें इंसान की मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी, है ना, और टाइम भी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता था। लेकिन अब हम मॉडर्न टाइम्स में आ गए तो हमने क्या करा, हमने वर्क को ईजी कर दिया, हम मशीन्स को लेके आ गए। हम क्या लेके आ गए, हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लेके आ गए, और उनसे क्या होता था, इजीली काम हो जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं लगती थी, तो मशीन्स के थ्रू काम होने लगा था। और किसकी जरूरत थी, मॉनिटरिंग ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, वो काम अच्छे से कर रहे हैं, अपना काम टाइम से कर रहे हैं, अपना काम पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ज्यादा जो है ऐसे ही बैठे हुए तो नहीं है, तो ये मॉनिटर करने की भी जरूरत थी। तो क्या होने लगा था, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स आने लगे थे, मॉनिटरिंग की जरूरत थी, तो उसके लिए हमने क्या किया, मॉडर्न टाइम्स में हमने मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस सिस्टम स्टार्ट किया। अब हम काम को मॉनिटर करते थे, सारा कुछ सर्विलेंस करते थे, सारा कुछ देखते थे कि कैसे काम हो रहा है, कितना हो रहा है, टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे जनरली आपने देखा हो फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज में कैमरा यूज कर लिया जाता था, वहां से सारी चीजें देखते, यानी कि हमने एक पूरा सिस्टम डेवलप कर लिया था कि कहीं भी किसी चीज में कमी ना छूटे। ठीक है, सारी मशीन्स हमारे पास में प्रॉपरली अवेलेबल हो एंड जो हमारे एम्प्लॉइज हैं वो अच्छे से काम करें। देन over the last decades there has been a shift to flexible production and decentralization of work। अब देखो, हमने ये तो देखा कि कैसे वर्क ट्रांसफॉर्म हो रहा था। पहले तो सिर्फ इंडस्ट्री सेटअप हुई थी एंड फैक्ट्री सेटअप हुई थी, तो लोग आते थे वहां पे, अपना लेबर देते थे, मतलब वहां पे काम करते थे, फिर उनको वेजेस मिलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब सारा कुछ जो प्रोसेस था वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो रहा था, धीरे धीरे चेंज
सॉरी धीरे धीरे चेंज हो रहा था। अब देखो हम एक ही जगह पे तो टिके रह नहीं सकते, हमको चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है ना। तो इसीलिए क्या क्या किया हमने, पहले तो हमने काम को डिवाइड कर दिया, पहले सबसे पहले लेबर को डिवाइड करा था, अब काम को भी डिवाइड कर दिया ताकि काम और सिंपल हो जाए, टाइमली हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, मॉनिटर हो जाए। फिर हमने क्या किया, हमने इक्विपमेंट्स यूज करे, मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस सिस्टम यूज करा, और फिर कुछ और डिकेड्स में, है ना, कुछ और 10-20 सालों के चलते चलते हमने शिफ्ट किया फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। काय में? फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। अब ये क्या होता है अपन ये देख लेते हैं। देखो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, या फिर मैं सिर्फ अगर फ्लेक्सिबल की बात करूं तो फ्लेक्सिबल का हिंदी मीनिंग होता है लचीला, है ना। जो कोई चीज बहुत ही फ्लेक्सिबल है, जो कोई बहुत चीज लचीली है, मतलब वो इजीली चेंज हो सकती है, ठीक है। एक होता है रिजिड, जो होता है बिल्कुल ठोस, जिसको आपको चेंज करने में, जिसको आपको बदलने में बहुत मेहनत लगती है या फिर वो चेंज होता ही नहीं है। और एक होता है फ्लेक्सिबल, यानी सारी चीजों में एडजस्ट करने वाला। तो हम क्या कर रहे थे, हम किस चीज की तरफ शिफ्ट हो चुके थे, हम हो चुके थे फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट। अब ये फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन क्या था, तो देखिए फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज इन विच देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि थोड़ा सा लचीलापन है, दैट अलाउज द सिस्टम टू रिएक्ट इन केस ऑफ चेंजेस, जिसकी वजह से जो पूरा सिस्टम है उसमें आप चेंजेस ला सकते हो, वेदर प्रिडिक्टेड और अनप्रिडिक्टेड। चाहे आप अनुमान लगा लो कि चेंज होने वाला है या सोसाइटी की ये डिमांड है, तो आप वो चेंज होने के पहले ही आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम को चेंज कर लो, या फिर आप ना प्रिडिक्ट करते हुए जब चेंज हो गया है, जब आपको दिख रहा है कि सोसाइटी में चेंज आ चुका है, लोगों की लाइफ स्टाइल में चेंज आ चुका है, तो आप अपने प्रोडक्शन स्टाइल को चेंज कर लो। देखो ये चीज कैसे होती है, क्या बोल रहे हैं वो, कि जब भी कोई चेंज आने वाला है, जब भी कोई बदलाव होने वाला है, तो आप अपने प्रोडक्शन सिस्टम में भी बदलाव ले आओ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। तो हमने क्या चीज देखी, जब हमने मार्केट की डिमांड देखी, देखो मास प्रोडक्शन डिमांड्स मास मार्केट, हम मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, ये चीज हमको पता है, ठीक है। हम किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करते हैं। तो जो मार्केट में डिमांड होगी, जो मार्केट में चेंज होगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन भी चेंज करेंगे। जैसे मान लीजिए आज के टाइम में डिमांड है कि लोग बहुत ज्यादा जो है फल और सब्जी खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन किस टाइप का होगा, इसी तरीके का प्रोडक्शन होगा। इकोनॉमी जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। तो इसी टाइप का प्रोडक्शन होगा, लोग यही चीजें प्रोड्यूस करेंगे, इन्हीं चीजों को मार्केट में लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस चीज की डिमांड है। कल को लोग जंक फूड की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, तो फिर क्या होगा, डिमांड उन चीजों की ज्यादा बढ़ जाएगी, लोग उन प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाने लगेंगे, उनको ज्यादा उनका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगेगा। तो ये क्या हो गया, एकदम से जैसे ही चेंज हुआ मार्केट में, तो हमने अपने प्रोडक्शन स्टाइल को भी चेंज कर लिया। ये होता है फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली दोज रिगार्डिंग प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, are distributed or delegated away from central authoritative location or group। आप सोचोगे ये मैम आपने क्या रीड कर दिया, देखो डिसेंट्रलाइजेशन वर्ड को समझते हैं। अगर आप इस वर्ड को देखो तो आपको दो वर्ड दिखेंगे इसके अंदर, एक तो डी, एक क्या दिखेगा, एक दिखेगा डी और दूसरा दिखेगा सेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन या सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, ठीक है। सेंटर का मतलब क्या होता है, केंद्र बिंदु, सारी चीजें मतलब वहीं पर केंद्रित की गई हैं, सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, वो होता है आपका सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि आप उस केंद्रीकरण को विकेंद्रीकरण कर रहे हो, आप उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, सेंट्रलाइज नहीं कर रहे हो, यानी कि मतलब है, ठीक है, मतलब आप कहीं एक जगह पे एक चीज का सेंटर नहीं बना रहे हो। यहां पे वो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो एक थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा पॉलिटिक्स में चलते हैं।
आप देखो कि ये आपकी कंट्री है, ठीक है, ये आपकी कंट्री है इंडिया। इंडिया में एक सेंटर है, ठीक है, इंडिया में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो केंद्र में काम करती है। जैसे एट प्रेजेंट जो बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट है, ठीक है, एट प्रेजेंट बीजेपी की जो मोदी गवर्नमेंट है वो अभी सेंटर में है, ठीक है। सेंटर जो है वो पूरा नेशन से जुड़ा हुआ है। सेंटर जो होता है वो पूरे नेशन का सेंटर हो गया, ठीक है, पूरे नेशन की, पूरे इंडिया की गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। जब कहीं पे इंडिया रिप्रेजेंट होगा तो पूरे इंडिया की गवर्नमेंट हो गई, कौन सी, जो सेंटर में गवर्नमेंट है। अब इस इंडिया में ढेर सारे स्टेट्स हैं, ठीक है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, अपन जानते हैं। अब जस्ट सपोज कि ये सेंटर ही इन पूरे स्टेट्स का काम देखेगा, ठीक है, तो क्या सेंटर हर एक स्टेट का काम अच्छे से देख सकता है? क्या वो सारे कामों में निपुण होगा कि हाँ हर एक स्टेट को अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आएगी और सारा काम सेंटर अकेले कर देगा? क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या करा, हमने स्टेट्स बनाए और स्टेट्स में भी गवर्नमेंट हमने रख दी। स्टेट्स में भी हमारे यहाँ गवर्नमेंट होती है ना, जैसे एमपी में अपनी गवर्नमेंट है, यूपी की अपनी गवर्नमेंट है, गुजरात की अपनी गवर्नमेंट है, ऐसे हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट है। वो गवर्नमेंट इन स्टेट्स का काम देखती है, वो गवर्नमेंट इन स्टेट्स का काम देखती है, ठीक है। इन स्टेट्स में जो भी जरूरत है, नहीं है, लोगों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, वो काम यहाँ पे देखती है। अब इन स्टेट्स के अंदर कुछ गांव होते हैं ना, हर एक गांव में डिस्ट्रिक्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे गांव वगैरह में आपने देखा होगा तो पंचायत होती है। पंचायत क्या होती है, जो गांव का सारा काम देखती है, पंचायत होती है, गांव के लिए होती है ना, गांव में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या जरूरत है क्या नहीं है। तो यानी कि इस स्टेट के अंदर भी, यानी कि ये जो स्टेट है, इस स्टेट के अंदर भी एक पंचायत होती है, गवर्नमेंट्स होती है। यानी कि एक छोटी यूनिट, यानी कि यहाँ पर जो पावर है ना, देखो सेंटर के पास से पावर गई स्टेट के पास में, स्टेट के पास से पावर गई इन पंचायत के पास में। यानी कि जो पावर है, जो शक्ति है, उसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, डिवाइडेड है, एक ही जगह पे पावर नहीं है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन नहीं है, क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है। यहां तक क्लियर है? ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन। एक और चीज देखी होगी आपने, अपने घरों में ही देखी होगी, जैसे आपके घर में क्या सारी की सारी पावर किसी एक इंसान के पास में होती है कि सारा कुछ सिर्फ एक ही जन देखेंगे, मतलब ये है इनका डिसीजन फाइनल होगा? नहीं होता ना, ऐसे थोड़ी बहुत चीजों को जो है बांट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ आप ये इस चीज में हो गए, आप उस चीज में हो गए। यहाँ पर वर्क में क्या चीज की जा रही है कि ये जो एक पूरी इंडस्ट्री है, ये जो एक पूरी इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में अलग अलग काम हो रहा है। कहीं पे प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ये इतने लोग जो हैं ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ढेर सारे मैनेजर हैं जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं कि ये सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काम को सुपरवाइज करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स हैं या फिर मैं कहूँ एम्प्लॉयर्स हैं, मान लेते हैं एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, वर्कर नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं जो लोग काम देते हैं। अब ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री में मान लो ये ए पर्सन के पास में, जो इसका ओनर है, इसके पास सारे काम दे दिए, तो क्या सारे काम अच्छे से हो पाएंगे? ये क्या सारी चीजों पर ध्यान दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे काम को डिवाइड कर दिया जाएगा, इनका जो काम है इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा? इनके पास में जो पावर है वो पावर थोड़ी सी मैनेजर्स को दे दी गई, ठीक है, कि आप भैया जो मैनेजमेंट देखते हो तो आप उसको थोड़ा अच्छे से, आप मैनेजमेंट का सारा कुछ देखो। इनको थोड़ा सा सुपरवाइजिंग की पावर दे दी गई। तो क्या किया, पावर को बांट दिया, शक्ति को थोड़ा 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 करके बांट दिया। यानी अब जो शक्ति, अब जो पावर है वो किसी एक ही पर्सन के पास में नहीं है। इस वर्क के केस में वो ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर जो एक्टिविटीज होती हैं एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, एक पूरी संस्थान की जो एक्टिविटीज होती हैं, उसमें जो भी कार्य होते हैं, पर्टिकुलरली किन चीजों को, प्लानिंग को लेके और डिसीजन को लेके, उस ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग को लेके और क्या डिसीजन लिए जाएंगे, इन दोनों को लेके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है, ये डेलीगेट कर दिया जा रहा है।
उन एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया या फिर डेलीगेट कर दिया, थोड़ा सा दे दिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट बांटना, डेलीगेट करना, देना। डेलीगेट कर दिया फ्रॉम सेंट्रल अथॉरिटेटिव लोकेशन और ग्रुप, यानी किसी एक ग्रुप के पास में पावर थी मान लो, या किसी एक सेंटर के पास में पावर थी, इस पावर को अब हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिवाइड कर दिया या डेलीगेट कर दिया, स्पेशली प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, देखो अपन, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। ये होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोडक्शन चेंज कर लिया। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, आप वर्क को डिसेंट्रलाइज कर रहे हो, यानी कि वर्क को डेलीगेट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर एक अलग चीज होती है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क एक अलग चीज होती है। तो यानी कि अब का जो टाइम था, अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल टाइम था, उसमें भी डिकेड्स बाद, ठीक है, सालों बाद हमने फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क के ऊपर फोकस किया। हमने अपना जो काम का तरीका है उसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, एग्रीकल्चर था, फिर इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज में केवल प्रोडक्शन होता था, फिर प्रोडक्शन के बाद हमने किस चीज़ की ज़रूरत समझी, मैनेजमेंट की ज़रूरत समझी कि हमको भैया मैनेजर्स की भी ज़रूरत है, फिर हमको सुपरवाइजर्स की भी ज़रूरत है, फिर प्लानिंग की भी ज़रूरत है, डिसीजन की भी ज़रूरत है, फिर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी तरफ हमको ध्यान भी देना। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि कैसे वर्क ट्रांसफॉर्म हुआ है मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है, then in this period of globalization, it is the growing competition between firms and countries that makes it essential for firms to organize production suiting the changing market conditions। अब ये एक सेकंड के लिए भूल जाएं, सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पर ध्यान दें कि ये ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन में एक वर्ड मुझे दिख रहा है, वो है ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, एक पूरा पृथ्वी। अपन देखते हैं ना, अपन लोग जब ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते थे या अपन कोई भी वर्ल्ड के बारे में पढ़ते थे, अर्थ के बारे में पढ़ते थे, तो एक पूरा ग्लोब आपने देखा होगा, अपने स्कूल टाइम्स में होता था ऐसा, वो पूरा एक ग्लोब होता था गोल। ठीक है, ये क्या होती थी, ये पूरी पृथ्वी होती थी। ठीक है, ये पूरी पृथ्वी है, ये पूरी धरती है, ये जो भी आपका पूरा वर्ल्ड है, ये ग्लोब होता है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, देखो आप एक छोटी सी यूनिट से समझो कि ये ग्लोबलाइजेशन, ये पूरे ग्लोब में ढेर सारी कंट्रीज हैं, ये पूरे ग्लोब में बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना। एट प्रेजेंट एटलीस्ट 190 अप्रॉक्स कंट्रीज हैं। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज हैं इस पूरे ग्लोब में। अब क्या होता है, हर एक कंट्री में अपना प्रोडक्शन होता है, हर एक कंट्री में प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, हर एक कंट्री में पीपल रहते हैं, हर एक कंट्री में रिच पुअर मिडिल क्लास हर क्लास के पीपल होते हैं। यानी कि अगर मैं इन्हें नेशन ना कहूँ तो ये डिफरेंट सोसाइटीज हैं। ये हर एक पर्टिकुलर सोसाइटी, अपन ने देखा था कि सोसाइटीज होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज होती हैं, हर एक सोसाइटी में जो पीपल होते हैं वो यूनिक होते हैं। ये सारी चीजें अपन ने पहले डिस्कस करी थी, आपको याद होगा, है ना। अब देखो, ये जो सारी डिफरेंट कंट्रीज हैं, इन सभी कंट्रीज में अपना अपना प्रोडक्शन हो रहा है, अपने अपने पीपल हैं, सब कुछ है। अब जस्ट सपोज आप 2 मिनट के लिए सोचो कि ये सारी जो नेशंस है, अभी तो इनमें बाउंड्रीज हैं, जैसे मान लो ये है, तो अपन जानते हैं कि ये इतना एरिया जो है ये इंडिया है, फिर इतना एरिया जो है ये पाकिस्तान है, ये इतना एरिया जो है ये चाइना है, इतना एरिया जो है रशिया है, अपन जानते हैं, है ना, कि यानी कि ये बाउंड्रीज हैं। अब आप इन बाउंड्रीज को हटा दो। ठीक है, अब आप इन बाउंड्रीज को हटा दो, आप बोलो कोई बाउंड्री नहीं है, पूरे ग्लोब में जितने लोग रहते हैं सब समान है, सब एक दूसरी जगह पे जा सकते हैं, सब कंट्रीज में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, रह सकते हैं। पूरी कंट्री में, पूरे ग्लोब में जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो केवल हमारे पीपल के लिए नहीं होता, वो पूरे ग्लोब में रह रहे पीपल के लिए होता है। यानी कि बाउंड्रीज को हटा दो आप, ये जो बीच बीच में बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज को आप हटा दो, तो ये पूरा ग्लोब क्या हो गया, एक ही हो गया, है ना। ये पूरा ग्लोब एक हो गया, यानी कि ये होता है, ये आप कहते हो कि ये है ग्लोबलाइजेशन। जब पूरा ग्लोब एक हो गया,
कोई बाउंड्रीज नहीं, बाउंड्रीज हैं, कंट्री की बाउंड्रीज हैं, लेकिन ये बाउंड्री आपके प्रोडक्शन में या आप कोई भी चीज एक्सचेंज करोगे इसमें कोई बैरियर नहीं है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर पूरे वर्ल्ड में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हर एक लोग के लिए, हर एक पीपल के लिए है। सारे पीपल सभी कंट्रीज में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, एंड आपके पास में कोई भी पैसा है आप उसे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां से आप प्रॉफिट गेन सकते हो। यानी कि कोई बाउंड्री नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं, सारा वर्ल्ड एक हो चुका है। ये होता है ग्लोबलाइजेशन का पीरियड। ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था तो उसमें यही चीज हुई थी कि हमने ये कहा था कि जो भी प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो सभी कंट्रीज में आप जो है उसको सप्लाई कर सकते हो, आप इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप पीपल जो है वो इधर से उधर जा सकते हैं, घूम सकते हैं, रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ये सारी चीजें, यानी सारा वर्ल्ड क्या हो गया, एक हो गया। अब जो आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अपने कंट्री के मार्केट के लिए करते थे, अब आप जो भी प्रोडक्शन करते थे आप अपनी कंट्री के लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग करते थे, अब आप प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड के लिए करते हो। ठीक है, ये एक पार्ट होता है ग्लोबलाइजेशन का। ये मैंने आपको बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटे में सारी चीजों को बिल्कुल ऐसे शॉर्ट में करके समझाया है। ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, बहुत शॉर्ट में। ठीक है, ये डिटेल्ड स्टडी है लेकिन मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। अब इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या चीज हो रही थी ये अपन देखते हैं। सो इट इज द ग्रोइंग कॉम्पिटिशन बिटवीन फर्म्स एंड कंट्रीज। देखो, जो फर्म्स थे, जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज थी, यूनिट्स थी, इंडस्ट्रीज थी या बिजनेसेस थे, वो और जो कंट्रीज थी उनके बीच में कंपटीशन हो रहा था। देखो, हर एक कंट्री में अपने अपने फर्म्स थे, हर एक कंट्री में थे, इंडिया में भी थे, यूएसए में भी थे, चाइना में भी थे, रशिया में भी थे, सब कंट्रीज में अपने अपने बिजनेस थे, अपने अपने फर्म्स थे, और हर एक कंट्री क्या कर रही थी, दूसरी कंट्री के साथ में कंपटीशन कर रही थी, और हर एक फर्म दूसरी कंट्री के फर्म के साथ में कंपटीशन कर रहा था। क्यों कंपटीशन कर रहा था? That makes it essential for firms to organize production suiting the changing market conditions। अब देखो, पूरा वर्ल्ड एक हो चुका था, हर एक कंट्री के पीपल की अपनी अपनी डिमांड्स थी। ठीक है, हर एक कंट्री के पीपल की अपनी अपनी डिमांड्स थी, जो भी उनकी डिमांड थी उसको फुलफिल करने के लिए हर एक फर्म और हर एक कंट्री आगे रहना चाहता था। वो ये सोचते थे कि अगर हम डिमांड को फुलफिल कर देंगे तो हमारे पास में भैया जो है ज्यादा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और चेंजिंग मार्केट नीड्स को फुलफिल करने के लिए फर्म्स एंड कंट्रीज के बीच में कंपटीशन बढ़ चुका था इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे जो कंपटीशन था वो भी बढ़ चुका था। ये क्लियर है? तो कैसे कैसे सारी चीजें चेंज हो रही हैं आपने देखा होगा। ठीक है, तो ये था कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में सारी चीजें चेंज हो रही थी, कंपटीशन बढ़ रहा था। सो नोटिस हाउ द न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड body of customers outside the country have altered the economics and politics of production। तो ये चीज आप नोटिस करिए, ये चीज आप देखिए कि कैसे जो प्रोडक्शन है, ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन हो गया है प्रोडक्शन का, और ये जो नए नए कस्टमर्स अब मार्केट में आ चुके हैं। नए कस्टमर्स यानी कि पहले कस्टमर्स कौन थे? जो आपकी कंट्री के थे। ग्लोबलाइजेशन के बाद में कौन हो गए कस्टमर्स? जो बाहर की कंट्रीज के भी हैं। तो ये नए कस्टमर्स और ये जो नया ऑर्गेनाइजेशन है प्रोडक्शन का, इसने कैसे पूरी इकोनॉमिक्स और कैसे पूरी पॉलिटिक्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर दिया। तो आपने देखा होगा कि कैसे पूरी इकोनॉमिक्स जो है चेंज होती है। अब हम क्या चीज पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है। तो उसमें हमने ये चीज देखी कि सबसे पहले तो हमने देखा कि वर्क क्या होता है। हमने सबसे पहले ये चीज देखी, तो हमने देखा कि मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट जो होते हैं जिससे प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड दे सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। तो वर्क क्या करता है? वर्क सेटिस्फाई करता है नीड्स ऑफ सोसाइटी को। वर्क सेटिस्फाई करता है सोसाइटी की नीड्स को। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, आप किसके लिए कर रहे हो? आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। आप अपने पर्सनल के लिए काम तो करते ही हो, आप अपने पर्सनल के लिए काम करते हो ताकि आप इकोनॉमिक्स, मतलब आपकी अपनी जो पर्सनल इकोनॉमिक लाइफ है वो भी अच्छे से चले, आप अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाओ, इसलिए आप वर्क करते हो। ये चीज अपन ने देखी थी। लेकिन जो आप काम कर रहे हो वो पूरी सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करती। क्यों करती है?
क्योंकि हमने देखा था कि अब जो है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया, जहां पहले की जो इकोनॉमी थी वो पूरा एग्रीकल्चर और आपके फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थे। लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में क्या हुआ, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस हो गया, हम सभी एक दूसरे पर निर्भर हो गए। कोई और हमारे लिए प्रोड्यूस कर रहा है, हम किसी और के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई तीसरा पर्सन किसी और के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तो यानी पूरी सोसाइटी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट होगी। कौन हुआ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंट? सोसाइटी तो हुई है। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वही तो एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हुए हैं, ठीक है। और ये जो सोसाइटी में चेंज आया है, ये जो इकोनॉमिक लाइफ में चेंज आया है, तो यानी कि सोसाइटी में भी तो चेंज आता है। क्योंकि देखो कैसे आता है, जब इकोनॉमिक्स चेंज होती है, एक सोसाइटी की जब इकोनॉमिक्स चेंज होती है, या एक किसी कंट्री की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स चेंज होती है, तो उस सोसाइटी भी चेंज हो जाती है, सोसाइटी के लोग भी चेंज हो जाते हैं। देखो क्या चीज अपन ने देखी थी कि जब लाइफ स्टाइल चेंज हो जाती है, इकोनॉमिक्स चेंज होती है, तो ठीक है। पहले आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करते थे, डिमांड्स इतनी ज्यादा नहीं थी, कम डिमांड थी, लोग की डिमांड थी मान लो रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। मॉडर्न लाइफ आ गई, कितनी सारी डिमांड्स हो गई, आपको घर में जो है एसी भी चाहिए, आपको बड़ी कार भी चाहिए, फिर आपको अपनी कंफर्टेबल लाइफ भी चाहिए, आपको फिर फूड लाइफ स्टाइल आपकी चेंज होगी, आपकी रहने की जो है जो आपका पूरा अपना लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया, आपके रहने का, आपके कपड़े पहनने का, रहन सहन, सारी चीजें चेंज हुई। और आपकी अकेले की चेंज नहीं हुई, किसकी चेंज हुई? पूरी सोसाइटी की। यानी कि इकोनॉमिक लाइफ में अगर चेंज होता है, या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स में अगर चेंज होता है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी में चेंज होता है। सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में चेंज होता है, सोसाइटी की फूड हैबिट्स में चेंज होता है, सोसाइटी के रहन सहन में चेंज होता है, यानी कि एक पूरा समाज चेंज होता है, या फिर मैं कह दूं कि सोशल चेंज होता है। और ये सोशल चेंज कैसे हुआ? हमने देखा कि जब वर्क चेंज हुआ, वर्क ट्रांसफॉर्म हुआ, तो वर्कर्स जो थे, जो लोग रह रहे थे सोसाइटी में, ऑब्वियसली वो भी चेंज हुए। तो जब वो चेंज हुए तो पूरी की पूरा सोशल चेंज हो गया। तो कुछ इस तरीके से वर्क और सोशल चेंज एक दूसरे से रिलेटेड है, या मैं कहूँ इकोनॉमिक्स एक दूसरे से एंड सोसाइटी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्लियर है आपको? ये पूरा मैंने ऐसे बना के समझा दिया, थोड़ा सा ऐसे किचपिच हो गया है, बट ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि कैसे वर्क क्या करता है, सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई करता है, सोसाइटी इकोनॉमिकली इंटरडिपेंडेंट हो जाती है, इकोनॉमिक्स में चेंज होता है, सोसाइटी की लाइफ स्टाइल में चेंज होता है, पूरी सोसाइटी चेंज हो जाती है, और ऐसे सोसाइटी और इकोनॉमिक्स एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे? क्योंकि देखो इकोनॉमिक्स में भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ कस्टम्स होते हैं, जिसके थ्रू ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर होंगी कि वर्क क्या होता है, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हुआ होगा। आपको कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आप बहुत ही इजीली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको जस्ट गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे आप एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अवेलेबल है, यानी कि हर एक क्लास के सारे वीडियोस। आपको जो भी क्लास पढ़ना है आपको जस्ट उस क्लास पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लास 11 पढ़ना, आपने क्लास 11 पे क्लिक करा और ये आपके सामने क्लास 11 के सारे कोर्सेस ओपन हो जाएंगे, सारे कोर्सेज, ठीक है। जितने भी वीडियो, जो भी क्लास, जो भी आपको देखना है, आप इसको स्क्रॉल करोगे, देखो और भी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे सपोज आपको क्लास 11 सोशियोलॉजी पढ़ना, आपने इस पे
वॉच नाउ पर क्लिक करा। आप जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने ये देखो सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स ओपन हो जाएंगे, चैप्टर वाइज वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी, यहाँ पर आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे कंपाइल्ड हैं, आप जैसे ही किसी भी चैप्टर पे या किसी भी पार्ट पे क्लिक करोगे तो उसके सब वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये देखो जैसे आप चैप्टर 1 पे क्लिक करोगे तो चैप्टर 1 के जितने पार्ट्स हैं वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। अब आपको जो भी वीडियो देखना है, जो भी पार्ट देखना है, आप उस पर वॉच नाउ करो। आपने वॉच नाउ पर क्लिक करा, ये आपके सामने वीडियो ओपन हो गया। तो बहुत ही इजीली आप वीडियो को बढ़िया एंजॉय करिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझिए। आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखना, आप यहीं से नेक्स्ट वीडियो करिए। इसको नहीं देखना, कुछ और देखना है, यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखा आपने कितनी इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को इजी कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क भी समझ में आ गया होगा। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।